हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्मा स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो कक्षा 12 का जनसंख्या अध्याय हम पढ़ रहे थे, जिसका ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हमने जनसंख्या के बारे में जो सामान्य परिचय है उसको पढ़ा है। आज के जो वीडियो है हमारा जो सेकंड पार्ट है इसका, इसमें जनसंख्या वितरण के जो प्रभावित करने वाले कारक है, ठीक है ना, जो कारण है भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, भी कहाँ पर ज्यादा जनसंख्या होगी, कहाँ पर जनसंख्या कम होगी, ठीक है ना। जो वितरण होता है, वितरण का मतलब है जनसंख्या का फैलाव, ठीक है, उसको जो कारण प्रभावित करते हैं, ठीक है ना, उनको आज हम विस्तार से पढ़ेंगे और सामान्य और सरल भाषा में पढ़ेंगे, जिससे आपको इनको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये टॉपिक आपकी बुक में भी दिए हैं, लेकिन मैंने इन टॉपिकों को थोड़ा सरल बनाया है और जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा आप उन पॉइंटों को विस्तार से समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। आपको भी चाहे कितना भी छोटा प्रश्न आ जाए, चाहे कितना ही बड़ा प्रश्न आ जाए, आप आसानी से हल कर देंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं जनसंख्या वितरण। तो पहले मैं वितरण को थोड़ा सा बता देता हूं आपको, ताकि हम थोड़ा पीछे की चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। वितरण का मतलब था जनसंख्या का फैलाव। क्या था विद्यार्थियों? जनसंख्या का फैलाव था, यानी भी ये कोई क्षेत्र है, अब इस क्षेत्र में जनसंख्या कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज्यादा है, ठीक है ना, इसका जो फैलाव है, एक भूपृष्ठ पर किसी जनसंख्या का फैलाव देखा जाता है वितरण के अंदर, और उसको जो प्रभावित करने वाले कारक है, यानी भी जनसंख्या कहाँ अधिक है कहाँ कम है, उसको प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ेंगे। तो कारकों को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? कारकों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है भौगोलिक कारक, 2 नंबर पर आता है हमारा आर्थिक कारक, और 3 नंबर पर आता है सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारक में सबसे पहले जल, उसके बाद भूमि, जलवायु, मृदा। याद कैसे करना है? जल, भूमि, जलवायु, मृदा। आर्थिक कारकों के अंदर खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। सांस्कृतिक या सामाजिक कारक, इसके अंदर आपको टॉपिक नहीं दिए हुए हैं, लेकिन मैंने इसको टॉपिकों में बांट दिया है। इन टॉपिक के ऊपर आप 2 से 3 लाइन याद कर सकते हैं: धर्म, समाज और धार्मिक स्थल। अब इनको मैं आपको विस्तार से समझाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले भौगोलिक कारकों को समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है। तो आइए अब हम भौगोलिक कारकों को सबसे पहले पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? भौगोलिक कारकों को। अब देखिए विद्यार्थियों, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में सबसे प्रमुख कारण है वो भौगोलिक का होता है। भौगोलिक के अंदर है जल। अब जल देखिए कैसे जनसंख्या को प्रभावित करता है। तो देखिए आप किस क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे? जहां पानी अच्छा हो, शुद्ध हो, 24 घंटे आपको उपलब्ध हो, या सूखे क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे? तो जहां जल की उपलब्ध क्या हो, जल उपलब्ध हो, वहीं पर आप रहेंगे। यानी जिस क्षेत्र पर जल क्या हो, उपलब्ध हो, वहीं पर आप रहना पसंद करेंगे। भूमि, दूसरा कारक है भूमि। अब देखिए भूमि का मतलब क्या हो गया? भूमि का मतलब है जो भूपृष्ठ है हमारा पृथ्वी का, आप किस एरिया में रहना पसंद करेंगे? समतल भाग में रहना पसंद करेंगे, या रेगिस्तानी भाग में रहना पसंद करेंगे, या पहाड़ी इलाके में रहना पसंद करेंगे? 3 ऑप्शन है आपके पास। तो आप हमेशा समतल, जो जनसंख्या है वो हमेशा समतल भाग में रहना पसंद करती है, जहां पर जल की व्यवस्था अच्छी हो सके, अच्छे घर बनाए जा सकते हैं, पीने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था अच्छी होती है, हम उसी क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। जलवायु, तीसरा कारक है जलवायु। जलवायु का मतलब है, अब जो हमारी पृथ्वी, अब जलवायु को थोड़ा विस्तार से समझाता हूं, ठीक है ना। ये जो हमारी पृथ्वी है विद्यार्थियों, ठीक है ना, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी के मध्य एक रेखा खींची गई है जिसको 0 डिग्री अक्षांश बोला जाता है, ठीक है ना। अक्षांश देशांतर तो आपने पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। अब 0 डिग्री अक्षांश है, और ये जो भाग है
किसा ये जो भाग ना, यहाँ पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा उष्ण जलवायु रहती है। कौन सी जलवायु रहती है? उष्ण। और जो ये भाग है, यहाँ पर हमेशा सूर्य की किरणें ना ही तो ज्यादा तेज होती हैं और ना ही कम होती हैं, यानी थोड़ी सही पड़ती है। और यहाँ पर होती है शीत जलवायु। यही चीजें इस तरफ हो जाती है, शीतोष्ण और शीत। अब ना तो लोग इस क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं और ना ही इस प्रदेश में रहना पसंद करते हैं। जनसंख्या सबसे ज्यादा शीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में रहती है? शीतोष्ण क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर जलवायु क्या होती है? अच्छी होती है, हमारे रहने के उपयुक्त होती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या है वो शीतोष्ण प्रदेश में पाई जाती है। उष्ण प्रदेश में क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि यहाँ पर एक तो जल की व्यवस्था नहीं होगी, दूसरा यहाँ का रेगिस्तानी भाग होगा, गर्मी अधिक होगी, ठीक है ना। तो गर्मी हमें अच्छी नहीं लगती है। हमें कौन सा मौसम अच्छा लगता है? वही मौसम अच्छा लगता है जो सुहाना होता है। सुहाना, सुहाना मौसम, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती रहे, पीने के लिए अच्छा पानी हो, सड़क हो, ठीक है ना, पार्क हो घूमने के लिए, वो चीजें ही जनसंख्या को प्रभावित करती है। चौथा कारक है विद्यार्थियों मृदा। चौथा कारक कौन सा है? मृदा। मृदा का मतलब है मिट्टी। अब देखिए विद्यार्थियों, ये भी इन तीनों से जुड़ा हुआ है। मिट्टी का मतलब है, अब कृषि करने वाली जनसंख्या है वो कहाँ रहना पसंद करेगी? रेगिस्तानी एरिया में तो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वहां पर कृषि नहीं हो पाएगी। तो जनसंख्या ज्यादा किस क्षेत्र में रहेगी? ग्रामीण जनसंख्या वो उस जगह रहेगी जहां मृदा क्या हो? उपजाऊ हो। उपजाऊ मृदा, यानी दोमट जो मिट्टी है ना, दोमट मिट्टी जिसको बोला जाता है, काली मृदा बोला जाता है, ठीक है। ये जो मृदाएं हैं, इन मृदा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पर कृषि के लिए उपयुक्त होती है। रेगिस्तानी मिट्टी हो गई, पर्वतीय मिट्टी हो गई, चिकनी और जो दलदलीय मिट्टी हो गई, उन जगह, उन क्षेत्रों में, उन मृदा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम रहती है, क्योंकि जनसंख्या को हमेशा उपजाऊ जलवायु जो सही हो, सुहाना मौसम हो, समतल भूमि और जल वाले क्षेत्र में रहना पसंद करती है, ठीक है ना। ये तो हो गया भौगोलिक आधार पर जनसंख्या का वितरण। ज्यादा कुछ बड़ी बातें नहीं है, बस थोड़ी बहुत बात है, 2-3 बातें रट लियो, सुनी तरिया थारे याद हो जाए, ठीक है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब दूसरा क्या है? भौगोलिक आधार पर हो गया जनसंख्या का। अब देखते हैं वितरण हम आर्थिक रूप से। किस रूप में देखेंगे? आर्थिक रूप से। तो देखिए विद्यार्थियों, आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से देखेंगे तो आर्थिक रूप में सबसे पहले नाम किसका आएगा? तो सबसे पहला नाम आता है खनिज का। किसका नाम आता है? खनिज का। अब आर्थिक का मतलब क्या होता है? धन से संबंधित हो गया। कौन सी क्रियाएं? जो धन से संबंधित हो गई, ठीक है, जिनका आर्थिक महत्व होता है। अब देखिए खनिज क्यों आया है? खनिज और जनसंख्या का क्या संबंध हो गया? तो बहुत ही बड़ा संबंध है विद्यार्थियों, कि जिस क्षेत्र में खनिज होगा उस क्षेत्र में क्या होगी? रोजगार होगा। क्या होगा? रोजगार होगा। और जनसंख्या को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और पैसा कब मिलेगा? जब हमें काम होगा। और काम कहाँ मिलता है? खनन करने से। खनन नहीं, खाने होगी जहां पर ज्यादा, उस क्षेत्र की में जनसंख्या ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। अब मान लीजिए कहीं पर कोयला निकल रहा है, तो उसके आसपास कोयला से संबंधित उद्योग लग जाएंगे। उद्योग लगेंगे तो उद्योग में क्या चाहिएंगे? कर्मचारी चाहिएंगे। और कर्मचारी क्या होती है? जनसंख्या में से आएंगे, कोई दूसरे ग्रह से तो आने रहे, है ना। भी जनसंख्या जो वही आएगी। दूसरी बात, खनिज जैसे मान लीजिए कोई सोना निकल रहा है किसी क्षेत्र से, तो वहां पर क्षेत्र में क्या होगा? आप खुद सोचिए। खनिज वाले क्षेत्रों में खनन होगा, और खनन रोजगार देता है, और जनसंख्या को रोजगार चाहिए, ठीक है ना। सभी लोग काम के लिए दौड़ रहे हैं, कोई है ना, सभी लोग क्या करना चाहते हैं? भी हमें अच्छा काम मिले, अच्छा भोजन मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, ठीक है ना। और दूसरा कारक क्या हो जाएगा? ठीक है, ये तो हो गया खनिज वाला। अब दूसरा कारक है
नगरीकरण। क्या है? नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब क्या है विद्यार्थी? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नगरीकरण का मतलब है गांव से नगर की जनता का आना। सामान्य सी बात है, सीधी और सोरी सी बात है। बागड़ी में क्या करे नहीं, सोरी सी बात है। बात है का गांव शहर का न्याणा। पहले यारा लोग क्या करता, गांव में काम हो कोई जो किन्ना चलता शहर की तरफ, भी शहर में जाऊंगा, कोई काम ढूंढांगा, काम करा। तो वहां से जनसंख्या कहाँ गई? गांव से शहर में आ गई। अब जनसंख्या गांव शहर में आ गई तो बे यहाँ तो आज कोनी कभी एक कराया, आप गए शाम ने घर उड़ गया, कोनी जा पावा नहीं। एक बार जो शहर में आ गया उसको 5-6 साल 10 साल के लिए शहर में रहना पड़ता। अब वो शहर में उन्होंने क्या कर लिया, अपना स्थायी निवास बना लिया। ठीक है ना। इस तरीके से नगरों में जनसंख्या बढ़ने लगी। तो नगरीकरण क्या है? गांव से शहर की ओर जनसंख्या का प्रवाह है। ठीक है ना। जनसंख्या गांव से शहर की ओर गई तो यह भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। भी शहर में ज्यादा जनसंख्या है, गांव में कम है। उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है बहुत ही, वो है उद्योग। क्या है? उद्योग। अब जनता को रोजगार चाहिए और उद्योग क्या प्रदान करते हैं हमें? रोजगार। वही खनिज वाली बात है। खनिज क्या दे रहे थे? रोजगार दे रहे थे। भी क्षेत्र को अपना समृद्ध बना रहे थे। उद्योग भी क्या करते हैं? बाजार बनाते हैं। अब फैक्ट्रियां खुल जाएं, बड़ी बड़ी, बड़े बड़े उद्योग लग जाएं, तो उद्योग लगेंगे, उसके लिए बाजार होगा। अब बाजार बनेगा तो वहां पर क्या होगा? परिवहन होगा। परिवहन के लिए सड़कें बनेंगी, बड़े बड़े घर बनेंगे। और यहाँ पर जो व्यक्ति रोजगार के लिए आएंगे उनको रहने के लिए जगह चाहिएगी, तो घर बनेंगे, हॉस्टल बनेंगे, धीरे धीरे घूमने फिरने की जगह बनेगी। और जनसंख्या क्या होती है? उद्योगों के चारों तरफ है वो फैल जाती है। जहां उद्योग होंगे वहां पर जनसंख्या अधिक अपने आप आ जाएगी। ठीक है। ये हो गया आर्थिक। ठीक है। भूगोलिक पढ़ लिया, अब आर्थिक पढ़ लिया। अब जो विशेष है, ठीक है ना, इसको समझने की जरूरत है विद्यार्थियों, क्योंकि इसको ना आपकी पुस्तक में टॉपिक पर नहीं समझ आया गया है। इसमें आपको 2-4 लाइनें दे दी हैं जिनको मैंने बहुत ही सरल बनाया है। तीसरा है सांस्कृतिक कारक। अब सांस्कृतिक कारक में सबसे पहले मैं धर्म को लेता हूं। धर्म को कैसे? जनसंख्या धर्म के आधार पर कैसे है विद्यार्थियों? आपने देखा होगा कि अब हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख है, बौद्ध धर्म है। ये जो धर्म के लोग हैं उनका एक अलग क्षेत्र है ना, भी जनसंख्या का वितरण ही तो देख रहे हैं हम। अब देखिए, हिंदू है वो भारत में ज्यादा है, मुस्लिम है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्रों में है। अब कोई हिंदू है वो भारत में बसना ही पसंद करेगा। ठीक है ना। अब कोई बौद्ध धर्म का व्यक्ति है जिसको बौद्ध धर्म अच्छा लगता है, उसने बौद्ध धर्म अपनाया है, तो वो चीन, म्यांमार, तिब्बत वाले क्षेत्रों में जाएगा जहां पर बौद्ध धर्म के बड़े बड़े स्थल है। अब इस धर्म के अंदर एक बात और जोड़ देता हूं मैं, धर्म स्थान या धार्मिक स्थान। कौन सा? धार्मिक स्थान भाई, गौर कीजिएगा इस नाम पर, धार्मिक स्थान। अब सुनिए, जनसंख्या धार्मिक स्थान के आधार पर कैसे बटी हुई है। अब मान लीजिए भाई, जैसे अयोध्या है, अब अयोध्या है, अब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। ठीक है ना। क्या बन रहा है? राम मंदिर। अब वहां पर क्या होगी? हिंदू जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि राम मंदिर बनेगा तो वहां पर साधु महाराज, बड़े बड़े महाराज जो राम भगत हैं, हनुमान भगत हैं, श्री राम के भगत हैं, वो सभी क्या जाएंगे वहां पर। तो वहां पर जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि अयोध्या में वो एक थोड़ी विशाल होगी, वहां पर धार्मिक स्थल हो गया। अब जैसे हमारा है सालासर, जो हमारे
क्षेत्र में पड़ता है, सालासर हो गया, ठीक है। अलग अलग जैसे मेले हैं, अब मेले लगते हैं, मेले कहां पर लगेंगे, धार्मिक स्थानों पर लगेंगे, और धार्मिक स्थानों पर जनसंख्या क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब देखिए जैसे मान लीजिए मुस्लिम है, मुस्लिमों की मक्का है, मक्का मदीना जिसको बोला जाता है वो है, तो वहां पर मुस्लिम जनसंख्या है ना ज्यादा, तो ये सांस्कृतिक कारक होते हैं, ठीक है ना। ये कौन से कारक होते हैं, सांस्कृतिक कारक होते हैं। अब इस आधार पर आप कैसे बताएंगे कि भी जनसंख्या कहां ज्यादा है और कहां कम है, जनसंख्या का वितरण कैसे होगा। तो तीन बातें आपको याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है कि जल, ठीक है ना, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का कारण जल आएगा, मेन मुख्य, क्योंकि जल के बिना तो कुछ है ही नहीं, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, तो जल के बिना तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, अब जल आ गया, उसके बाद हमें रहने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए, घर के लिए हमें क्या चाहिएगी, भूमि चाहिएगी। अब आप मुझे बताइए, आप पहाड़ों में रहना पसंद करेंगे या समतल भूमि पर रहना पसंद करेंगे। भाई हम समतल भूमि पर ही जनसंख्या रहना पसंद करती है, समतल भूमि, ठीक है ना। अब जल हो गया, अब देखिए बिजली, बिजली, पानी, सड़क, बाजार, ये कुछ चीजें हैं जो जनसंख्या वितरण को छोटे रूप में प्रभावित करती हैं। अब बिजली, पानी, सड़क, बाजार, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। अब किस क्षेत्र में बिजली नहीं है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा भी आप इसके अंदर जोड़ सकते हैं, शिक्षा। अब किसी क्षेत्र में शिक्षा नहीं है, स्कूल नहीं है, तो वहां पर जनसंख्या कैसे बढ़ेगी। अब बिजली है, पानी है, अच्छी सड़कें हैं, पूरा बाजार है, हमारे पास शिक्षा है, स्कूल है, बड़े बड़े कॉलेज हैं, उनमें उन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा होती है, जिसके बजाय ग्रामीण क्षेत्र में क्या होती है, जनसंख्या कम होती है और धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है ना। ये हो गया हमारे जनसंख्या वितरण से संबंधित, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही विद्यार्थियों, क्योंकि ये टॉपिक है आपको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे हम हमारे सिलेबस को कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो जनसंख्या वितरण को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।